बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 2 दिन के वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात पे आने से पहले जो आप देखने वालों के लिए एक खुशखबरी है, उस खुशखबरी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है, उसका नाम है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में बाकी जितने कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सेक्रेटरी के ओहदे पे थे, फाइनेंस के ओहदे पे थे, इंफॉर्मेशन के ओहदे पे थे या एग्जेक्टिव बॉडी में थे, तमाम कैंडिडेट बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और मुकाबला रह गया सिर्फ सदर की सीट का। एक तरफ मैं कैंडिडेट था अपने ग्रुप की तरफ से, अपने धड़े की तरफ से, और दूसरी तरफ हसनात मलिक साहब कैंडिडेट थे। आज पोलिंग होना थी, इसलिए ये ख़बर मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। यानी 23 जनवरी को पोलिंग की डेट रखी गई थी, लेकिन 23 जनवरी की पोलिंग का मौका आने से 24 घंटे पहले हसनात मलिक साहब ने मेरे हक़ में दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुई, हसनात मलिक साहब जानते हैं, मैं जानता हूँ, कुछ हमारे साथी जानते हैं, लेकिन उस फैसले का फ़ायदा ये हुआ कि हर पास के इलेक्शन के बाद जो तल्खियाँ होती हैं, वो तल्खियाँ पैदा नहीं हुई। हसनात मलिक साहब क्यों पीछे हटे, मुझे क्यों आगे किया गया या मैं क्यों आगे आ गया, ये एक पूरी एक कहानी, एक डिटेल है। सोशल मीडिया पे खूब प्रोपेगेंडा किया गया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे पैनल के तमाम बशमूल मेरे बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और इसमें हसनात मलिक साहब का भी पॉजिटिव रोल है। कुछ ऐसे मीर जाफ़र मीर सादिक थे जो लड़वाना चाहते थे, तल्खियाँ पैदा करना चाहते थे। और आपको बताता जाऊँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये कैसे मुंतखब हो गए, हमारे पास के जितने मेंबरान हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जितने अरकान, जितने मेंबरान, जितने वोटर हैं, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं, कोई असर व रसूख नहीं और कोई शख्स उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने फ़लाँ को मुंतखब करना। हर कोई अपनी मर्ज़ी से वोट डालता है। तो ये जो बॉडी है, ये किसी असर व रसूख से जो है वो बाहर है। प्योरली एक कोर्ट रिपोर्टर्स की बॉडी है, कोर्ट रिपोर्टर की एसोसिएशन है। तो खुशखबरी ये है कि बिला मुकाबला आपके भाई, आपके दोस्त इमरान वसीम मुंतखब हुए हैं, यानी मैं मुंतखब हुआ हूँ। तो ये मेरे ख़्याल से, तो क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, तो आप लोगों की खुशखबरी है, तो ये खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। तो 1 साल का ये टेन्योर होता है। अब ख़बरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले ईमान मिज़ारी की बात कर लेते हैं। आज ख़बर आप तक पहुंच चुकी होगी कि ईमान मिज़ारी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके साथ हादी अली चट्ठा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई थी, लेकिन ज़मानत के बाद वो मंजूका साहब की अदालत में पेश नहीं हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एसोसिएशन है वकला की, वहीं पे वो पनाह लिए हुए थे या एसोसिएशन ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था। मैं कोई प्रोपेगेंडे में, किसी कैंपेन में नहीं जा रहा, लेकिन आज वो जब वहाँ से रवाना हुए तो सरीना के सामने उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनकी जो गिरफ़्तारी है ईमान मिज़ारी की या हादी अली चट्ठा की, किस केस में की गई? वाजिद गिलानी, जिन्होंने ईमान मिज़ारी, अली हादी चट्ठा के ख़िलाफ़ एक मुकदमा जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगी थी, दर्ज करवाया था, जो कि लड़ाई झगड़े पे उसका इंदराज हुआ था। उस केस में ईमान मिज़ारी, हादी अली चट्ठा को गिरफ़्तार किया गया है। और जहाँ तक केस है जो ईमान के ख़िलाफ़ और अली हादी चट्ठा के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, उसके हक़ाइक़ ये हैं कि आज मंजूका साहब ने केस की समाअत की, लेकिन प्रोसीडिंग को कल तक मुलतवी कर दिया गया और अब तक इस केस में 44 समातें हुई हैं। 104 मरतबा ये केस कॉल किया गया है। 53 मरतबा ईमान और हादी चट्ठा अदालत से गैर हाज़िर रहे, ये अदालत में मौजूद नहीं थे। 7 मरतबा इनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए। आखिरी मरतबा जज मंजूका साहब ने
इनका जिरा का प्रोसेस जो राइट है उसको ख़त्म कर दिया था और सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करने का हुक्म दिया था, लेकिन वहाँ पे ये पेश नहीं हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए आ गए थे। तो अब इनको वाजिद गिलानी की दरख्वास्त के ऊपर दर्ज किए गए केस में इनको गिरफ़्तार किया गया है और कल अफजल मंजूका साहब इस केस की समाअत करेंगे। वाजिद गिलानी साहब वाला नहीं, जो कि पीका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इल्ज़ाम यह लगाया गया है दोनों वकला रहनुमाओं पे कि इन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत और इश्तियाल फैलाने की कोशिश की, फैलाया, नफ़रत, तकसीम और खौफ को इन्होंने हवा दी। तो कल इस केस की समाअत होना है, तो देखते हैं कल इस केस में क्या प्रोसीडिंग होती है और दोनों मुल्ज़मान को, वकला रहनुमाओं को, ईमान को और हादी अली चट्ठा को अदालत में कैसे पेश किया जाता है, पर्सनल अपीयरेंस होती है या वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाता है, इसकी डिटेल फिर कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, गज़ा जो बोर्ड ऑफ पीस बना है जिसमें पाकिस्तान ने शमूलियत अख्तियार की है, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को दावत दी। अब इस मामले पर भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे इस मुआहदे में शमूलियत अख्तियार की है, जबकि हकीकत ये है, बल्कि हकीकत में आने से पहले अपोजिशन ने भी, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान को इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम देखें कि इस बोर्ड को बनाने का मकसद क्या है जिसमें पाकिस्तान ने शमूलियत अख्तियार की है, मकसद सिर्फ़ है कि गज़ा में पीस हो, वहाँ पे जगबंदी हो, फ़लस्तीन और गज़ा की तामीर नौ हो और ये सारा जो प्रोसेस है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, तामीर नौ से क्या मुराद है फ़लस्तीन या गज़ा की? कि वहाँ पे घर तामीर किए जाएँ, अस्पताल तामीर किए जाएँ, स्कूल तामीर किए जाएँ, बिजली घर तामीर किए जाएँ, मुआशी सरगर्मियाँ हों, फ़लस्तीन गज़ा के जो अवाम हैं बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन यहाँ पे प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि ये खुफिया मुआहदा किया, पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे शमूलियत अख्तियार की, जबकि हकीकत यह है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से दोनों मरतबा जब सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे इस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी और जब पाकिस्तान ने इस पेशकश को एक्सेप्ट किया, दोनों मरतबा दफ्तर ख़ारजा ने अलामिया जारी करके, स्टेटमेंट जारी करके इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया। तो ये खुफिया तौर पे नहीं हुआ। दूसरा ये कहा गया कि पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं की गई। भाई, एक सफारती मामला है। पहले तो जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इस फैसले की मुखालफत करने वाले हैं, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट जाली है, रबड़ स्टैंप है। तो जब आप पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप कह रहे हैं, जाली कह रहे हैं, तो फिर आपके अपने मौक़िफ़ में इतना बड़ा तज़ाद है, आप कहते हैं कि इस मामले को डिबेट के लिए, बहस के लिए पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। तीसरा ये कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल जाके ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। ये बात भी हकीकत के बरखिलाफ़ है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। जितने ममालिक ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अख्तियार की है, वो तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। तमाम के तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। और एक बात की जा रही कि ये फ़लस्तीन के साथ गद्दारी की गई इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार करके। चलें, इस मफरूज़े को आप ले लें थोड़ी देर के लिए। वैसे ये मफरूज़ा इसकी भी कोई बेस बुनियाद नहीं है। अब इस बोर्ड में सऊदी अरब ने शमूलियत अख्तियार की है, कतर है, तुर्की है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, बहरीन है, जॉर्डन यानी उर्दन है और कई ममालिक शामिल हैं, कई मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तो क्या इन सब ममालिक ने भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, ब्रदर मुल्क के साथ, मुस्लिम मुल्क के साथ, फ़लस्तीन के साथ गद्दारी की है? यानी आप ये सोचते भी नहीं, ये समझते भी नहीं कहने से पहले कि हम कह क्या रहे हैं कि ये गद्दारी की गई है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ना फ़लस्तीन से मुतल्लिक़, वो आज भी, जिसे दरीना मौक़िफ़ कहा जाता है, कि 1967 की जो हदूद हैं, जो हदबंदियाँ हैं, जो सरहदें थी उस वक्त, उस फ़लस्तीन की रियासत को हम मानते हैं। और उसका दारुल हुकूमत कौन होना चाहिए? उसका दारुल हुकूमत जो है वो अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। या तो पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटा हो और फिर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, यानी पेचीदा बनाने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है उसमें शमूलियत अख्तियार कर ली है। भाई, बोर्ड ऑफ पीस जो है वो एक अलग चीज़ है और इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें शमूलियत अलग चीज़ है।
पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अख्तियार की है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है उसमें पाकिस्तान ने शमूलियत अख्तियार नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा कि ऐसे किसी फोरम में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा जिसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना हो या जो फ़लस्तीन और गज़ा के अवाम की जो जद्दोजहद है उससे जिससे नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान ऐसे किसी फोरम में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा। तो ये हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कैसे बिकता है या कैसे बेचा जाता है, तो यहाँ तो इनकलाब की आड़ में जब आपके पास डॉलर आ रहे होते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की विकेट पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से रुकने कौमी असम्बली हैं सुहेल सुल्तान साहब, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन में, जिसे समात के लिए काबिल समात करार दिया गया था, यानी नाकाबिल समात करार नहीं दिया गया था। अब उसमें यह हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में आज इस रेफरेंस के ऊपर समात हुई। खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल सुल्तान साहब का ताल्लुक़ है, पीटीआई के कौमी असम्बली के रुकन हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पे समात हुई तो बाबर अवान साहब पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि बाबर अवान साहब सुप्रीम कोर्ट में हैं तो लिहाजा पेश नहीं हो सकते, तो केस की समात को एडजर्न कर दिया जाए। तो अदालत ने इस प्रोसीडिंग को 27 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ने 27 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस मामले को लेके एक धड़ा जो कि प्रोपेगेंडा हमेशा सोशल मीडिया पे करता है, उसने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट भी उड़ा दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन में अभी इस रेफरेंस के ऊपर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ होना है, सिर्फ इस रेफरेंस को काबिल समात करार दिया गया है। अब 8 फरवरी की बात भी कर लें कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह तो रही है कि हमारा जो एहतजाज है, हमने जो यौम स्याह मनाना है, हमने जो पहिया जाम हड़ताल करनी है, शटर डाउन हड़ताल करनी है, ये पुरअमन होगी। दूसरा सवाल ये आता है कि 8 फरवरी के बाद होगा क्या। इस वक्त तो हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है ना। बात यह है कि 8 फरवरी का एहतजाज पहले तो उस तरीके से कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर 8 फरवरी को एहतजाज पुरतशद्दुद होता है, पुरअमन नहीं रहता, उस पर फिर क्या क्रैकडाउन, क्या एक्शन लिया जाना है, वो भी हुकूमत के वज़रा बयानात दे रहे हैं कि अगर पुरतशद्दुद हुआ, और पहले तो हुकूमत ने यह भी कह दिया है कि पहिया जाम हड़ताल, शटल डाउन हड़ताल, इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वैसे भी 8 फरवरी को इतवार का दिन है, 80% पाकिस्तान तो वैसे ही बंद होता है। तहरीक इंसाफ ने तो ये कहना है 8 फरवरी को कि हमारी शटल डाउन की जो हड़ताल है वो कामयाब हो गई। लेकिन सवाल यह है कि 8 फरवरी के बाद होगा क्या। तो इस पर बड़ी अहम बात की है शेरवज़ा मरवत साहब ने, और मैं उनकी बात के साथ इत्तफाक करता हूँ, उनकी बात के साथ सहमत हूँ कि अभी जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश है, जैसे तहरीक इंसाफ उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मकसद क्या है, वजह क्या है? वजह और मकसद ये है कि एक कामयाब हड़ताल की कॉल से या हड़ताल को 8 फरवरी की एहतजाज को कामयाब बना के तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के पलड़े में अपना वज़र बढ़ाना चाहते हैं। तो वही बात जनाब शेरवज़ा मरवत साहब ने की है कि तमाम नज़रें 8 फरवरी के एहतजाज में हैं, और अगर ये कामयाब हुआ तो जो मुज़ाकरात होने हैं हुकूमत पीटीआई के या हुकूमत अपोजिशन के, वो मुज़ाकरात जो हैं उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। यानी इमरान खान साहब की रिहाई की तवक्कुआत लगाना, हुकूमत का धड़न तख्ता होना, ऐसी किसी को तवक्को नहीं, और हुकूमत को भी ऐसा कोई ख़तरा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 फरवरी के बाद ये होगा कि मुज़ाकरात जो हैं, जैसे मरवत साहब ने कहा कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, मुज़ाकरात की टेबल पे तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, सिंध और पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया, और फ़ैसला किया है कि कच्चे के इलाके में 4 अज़ला में ऑपरेशन किया जा रहा है, और कच्चे के जो इलाके हैं उन्हें डाकुओं से, जो कानून तोड़ने वाले अनासर हैं, उनसे पाक किया जा रहा है। और अभी तक ये जो ऑपरेशन 4 अज़ला में किया गया है, सिंध और पंजाब की पुलिस ने मिल के, उसमें फ़िलहाल जो है वो कामयाबियाँ नसीब हुई हैं। कई डाकुओं ने जो है वो सरेंडर किया है, और ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेगी जब इन 4 अज़ला को, कच्चे के इलाकों को मुकम्मल तौर पर डाकुओं से पाक नहीं कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।